हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग 8th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री ये था आपका आधुनिक भारत का इतिहास, एससीईआरटी की किताबें थी। तो हम लोग इसके बाद का जो पॉइंट है, हमारा जो टॉपिक है इतिहास को जानिए, है ना, इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोशिश ये रहेगा कि आज का जो कब कहाँ और कैसे जो है इसको हम लोग समाप्त करते हैं। कभी कभी देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास को जानिए। तो अगर हम लोग बात करें कि दुनिया में, जैसे मानते हैं कि आप अपने मित्रों के बारे में जानते हैं, किसी के बारे में जानते हैं, तो बहुत सारे आजकल आयाम मिल गए हैं जानने का। उसी तरीके से जब हम इतिहास को जानना चाहते हैं या जानते हैं, तब सबसे पहले हम किस पे डिपेंड होते हैं, है ना। आखिर वो कौन सा साक्ष्य है, कौन सा स्रोत है जिससे मतलब जिसके अध्ययन से ही हमें पता चलता है कि इतिहास में ऐसा मतलब विशेषता था और ऐसी घटना घटी। तो आज हम लोग वही जानकारी हासिल करेंगे कि कौन कौन सी जानकारी का साधन है, स्रोत है, साक्ष्य है, प्रमाण है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कहता है इतिहास को जानिए। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए, है ना, इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों या साधनों का प्रयोग करते हैं उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। कक्षा 6, कक्षा 7 में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था। जैसे अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो इतिहास को जानने का सबसे जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, वो पुरातात्विक साक्ष्य हो जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही प्राचीन भारत के इतिहास को लिखा गया। जैसे आप देखते हैं, अगर पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल में मनुष्य ने, इंसानों ने और जो मानव जो लोग थे, उन लोगों ने अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में जिस चीज़ का इस्तेमाल किया, जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया अपने जीवन को सुलभ बनाने में, तो फिर हम उस बड़े या छोटे पत्थरों का मूल्यांकन करते हैं। उसके अध्ययन करने के बाद ही हमें उसके मतलब उनके इतिहास के बारे में हमको पता चलता है। उसी तरीके से, क्योंकि उस समय लिपि का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिसके वजह से हम कुछ बेहतर चीज़ सोच सके, तो पत्थरों के अध्ययन के आधार पर ही हम लोगों ने पाषाण काल को लिखा और पढ़ा और आज समझते हैं। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक दुनिया की सबसे विकसित अवस्था में हड़प्पा सभ्यता सामने मतलब नज़र आती है। तो हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो मिलता है, लेकिन अपठनीय होने के कारण हम कोई भी सटीक जानकारी हासिल नहीं कर सकते। तो हमें भी वहाँ सबसे ज़्यादा जो निर्भर रहना पड़ता है वह हमारा पुरातात्विक साक्ष्य है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की, यानी कि यहाँ पे जो प्रमाण है उसकी अधिकता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग मध्यकालीन युग में जाते हैं, और मध्यकालीन युग में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पांडुलिपियों का भी निर्माण हो चुका था, बहुत सारे चीज़ था वहाँ पे। इनसे कहीं ज़्यादा, यानी कि प्राचीन भारत से कहीं ज़्यादा प्रमाण आपको मेडिवल इंडिया में मिलता है, मध्यकालीन भारत में मिलता है। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आधुनिक युग को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत सारा आपके पास साक्ष्य, प्रमाण है, स्रोत है इतिहास को जानने का। तो क्या क्या स्रोत हो सकता है, आगे के क्लास में पूरा डिटेल्स दिया गया है, लेकिन 8th क्लास का इतिहास है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि प्राचीन काल एवं मध्यकाल के कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का स्मरण करते हुए निम्न तालिका को भरने का प्रयास करें, है ना। निम्न तालिका को भरने का प्रयास करें। जैसे आप देख सकते हैं, प्राचीन काल में बहुत सारी ऐसी है प्रमाणिक, है ना, ऐसा साधन है, ऐसा स्रोत है, साक्ष्य। जैसे इसमें दिखा गया होगा, शिलालेख हो जाते हैं, है ना, सिक्के हो जाते हैं, मोहरे हो जाते हैं, मृण मूर्तियाँ हो जाती हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं। उसी तरह से मध्यकाल में भी है। मध्यकाल में आप देख सकते हैं पांडुलिपियाँ भी हो जाती है, साक्ष्य भी है, विदेशी, देसी। देसी को भी 2 भागों में बांट के देख सकते हैं, विदेशी को भी 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्मरण करें प्राचीन काल एवं मध्यकाल के स्रोत तो प्राय एक ही थे, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में स्रोतों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई। आपने देखा कि पुराने प्रकार के स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकाल में कुछ नए स्रोत भी सामने आए,
आगे आप पाएंगे कि आधुनिक काल में इन स्रोतों की संख्या एवं विविधता में भी और भी वृद्धि हुई। ऐसा क्यों हुआ, आइए इसे समझने का प्रयास करें। कितना अच्छा ये एससीईआरटी की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें हैं, एक बार पढ़ लेने से दिमाग ही खुल जाता है ना। इतिहास के प्रति जो दृष्टिकोण, जो नज़रिया है आपका, उसे भी वह बहुत ही सुधार देता है, बहुत बेहतर बना देता है फिर इतिहास को समझने में। और अगर हम इस तरीके से अगर स्टडी करें, है ना, एससीईआरटी और एनसीईआरटी से, तो लोग कहते हैं ना इतिहास ज्योग्राफी को बेवफा कहते हैं, फिर बेवफा कहना भी आदमी भूल जाएगा, है ना। देखिए, जिससे आप सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप करीब रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपका लगाव बना रहता है। जैसे ही आपका लगाव, यानी कि जैसे ही उस व्यक्ति से आप दूर होते जाते हैं, आपका रिलेशन भी कमज़ोर होने लगता है। बेशक ऐसे ही होता है, इतिहास के साथ भी है, ज्योग्राफी के साथ भी है, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है इसके साथ होता है। जितना जुड़ाव अपने आप को फिल अप कराते हैं सब्जेक्ट के प्रति, उतना ही वो व्यक्ति, उतना ही वो जो सब्जेक्ट है आपका साथ देता है, हमेशा आपके साथ रहेगा। डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे लेते हैं। तो यही चीज़ें हैं। 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि 19वीं सदी से पहले के सालों में छापाखाने नहीं थे, है ना। क्या कहता है? कहता है कि 19वीं सदी से पहले के सालों में छापाखाने नहीं थे। सिर्फ लिपिक या नकल से, जो लिपि को बनाया करते थे, नकल नवीश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। बाद में 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों को आप आज भी अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में देख सकते हैं, है ना। आज भी, खैर इसमें भी हम आपको दिखाएंगे, इसमें भी है, चित्र के माध्यम से आपको उसमें मिलेगा, है ना। पहले के लोग क्या करते थे, आप देखते होंगे, ताड़पत्र या तालपत्र पे उसको लिखा करते थे। ज़्यादा टिकाऊ के लिए लोग पत्थरों पे लिखा करते थे, है ना। उससे ज़्यादा टिकाऊ पे आप देखते हैं बहुत सारे कलाकारी लोग कि हाथी दाँत पे भी लिखवाया करते थे। बाद में धीरे धीरे जैसे ही साइंस और विज्ञान डेवलप हुआ, उसी तरीके से इसका भी डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। तो कहता है कि अभिलेखागारों में, जैसे आज भी आप जाते हैं बहुत सारे ऐसे जगहों पे, है ना, जैसे पुस्तकालय आप चले जाइए, अभिलेखागार चले जाइए, तो आज भी जो पुरानी पांडुलिपियाँ जो हैं सुरक्षित रखा गया है। जैसे आप देखते होंगे, जब भी आप चाइनीज़ मूवी आप देखते होंगे, तो लकड़ी के पट्टी पर बहुत सारा चीज़ें लिखा जाता है। एक राजा का संदेश लिखा जाता है ना। एक राजा के नियम कानून बनाए जाते थे, तो प्राचीन समय में वहीं पे वो सब चीज़ें लिखने को मिलता था, है ना। कुछ कपड़ों पे भी लिखाया जाता था, जैसे आज भी देखते हैं मुग़ल का ये है तो फलाना कि उसका आदेश लिखा होता था। तो उस समय इतना डेवलप नहीं था जिस समय आधुनिक समय में यह डेवलप होने लगा। कहता है कि अभिलेखागारों में सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है और इन दस्तावेजों में सरकार की योजनाओं एवं कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस और सीआईडी की रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड और विभिन्न कमिश्नरों के रिकॉर्ड आदि शामिल हैं। आज भी हर जिले में एक एक रिकॉर्ड रूम रखे जाते हैं ताकि सुरक्षित रखा जा सके। आप अभी भी देखिएगा, देश आज़ादी के बाद या पहले का भी आप चाहें तो पेपर निकलवा सकते हैं, वो देख सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा रद्दी हो गया हो, थोड़ा सा उसके पन्ने फट रहे होंगे, या हो सकता है कि सुरक्षित उसको नहीं रखा गया हो, लेकिन फिर भी अभी मिल जाते हैं। तो यही चीज़ें कहता है कि इन्हें आप भी देख सकते हैं। और कहता है कि इसके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमीशन के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूम भी आप चाहें तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप अपने ज़िले के रिकॉर्ड रूम में जाकर अपने ज़िले से संबंधित क्या क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं, है ना, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाता है ना। व्यक्तियों के बारे में साथ में देखिए, आत्मकथा एवं जीवनी के संबंध में अपने शिक्षक की सहायता से जानकारी हासिल करें। देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे, जब आधुनिक समय में जब इसका इस्तेमाल होने लगा, तो बहुत सारे लेखक आए, बहुत सारे इतिहासकार आए, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आए, बहुत सारे विद्वान लोग आए। उन लोगों ने समाज को जिस तरीके से देखा, उस तरीके से इतिहास को लिखने की कोशिश की। हालांकि अगर आप देखते हैं, जब आप पीजी में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक समस्या पैदा हो जाता है, इतिहास लेखन की समस्या।
तो बहुत सारे नज़रिए के लोग हैं, अपने तरीके से, अपने विचारों से, या जिस प्रभाव में वो ज़्यादा प्रभावित हैं उसी हिसाब से उन्होंने इतिहास को लिखने की कोशिश किया। तो यहाँ पे आकर के बहुत सारा चीज़ें हैं देखने को मिलता है। जब आगे के क्लास में हम लोग जाएंगे तब उस चीज़ें समझेंगे। यहाँ पे कहता है कि अपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय और पटना में स्थित जो सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय है, बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में जाकर आप देखेंगे तो इन सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। इन हाल के दिनों में पिछली पीढ़ी के जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा, गबन लिखा, बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखा जिसमें समाज का वर्णन किया गया है। उसमें गरीबी का, बेरोज़गारी का, जाति व्यवस्था का, ये कह सकते हैं कि सामंती व्यवस्था का, बहुत सारे चीज़ों का जिक्र किया गया है। आप कभी कभी जब फिल्में देखते हैं तो फिल्में भी ये क्या है, स्रोत है, ये साक्ष्य है आपका। और साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य जो है ये समाज का दर्पण होता है। साहित्य गलत नहीं कहता है ना कहीं समाज में हो रहे घटनाओं को प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है। यही चीज़ें वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार, है ना, स्मृतियों को रिकॉर्ड रखने की परंपरा भी कुछ संग्रहालयों में शुरू कर दिया गया। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे और सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु और स्थानीय फसलों का पता लगाया जाता था। इसको पढ़ना ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट के लिए समझ है। जब हम लोग NCERT पढ़ने के बाद या SCERT पढ़ने के बाद जब हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से पूछा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, हम आपके लिए NCERT का और SCERT का कुछ निचोड़ जो है वहाँ से भी प्रश्न मतलब बन करके आपके सामने एक टेस्ट सीरीज जो चल रहा है BPSC का, उसमें भी आप देख सकते हैं। प्रश्नों का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल BPSC जो जिस लेवल को मतलब टच करता है उसी चीज़ को हमने भी कोशिश किया है उस तरीके से करने का, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। जब तक आप किताबें नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं BPSC के द्वारा आप नहीं बना सकते। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम आप किताबों का अध्ययन करिए और सटीक किताबों का अध्ययन करिए, मानक जो किताबें हैं उसका अध्ययन करिए और एक ही किताबों को बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं है कि 10 किताबें पढ़िए, लेकिन 10 किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक ही किताबों को 10 बार अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, है ना। तब जाकर के समझदारी बनती है और आपका फैक्ट और कॉन्सेप्ट है ये दोनों सही हो जाता है ना। देखिए, कहता है कि 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी, है ना। और आपको पता होगा कि ब्रिटिश हुकूमत के समय में जब जनगणना किया जाने लगा तो उसके पीछे उसका मकसद था, वो जानना चाहते थे कि जिस भूभाग में ये लोग रहते हैं उस भूभाग में इन लोगों की जनसंख्या कितना है और उस हिसाब से कितने लोग हैं जो पिछड़ गए हैं, जो मुख्य धारा में नहीं हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बहुत सारा चीज़ें था यहाँ पे जानने के लिए। तब ये जानकारी जब इकट्ठा हो जाती है तब यहाँ पे ये लोग अपने तरीके से प्लान बनाते थे, योजना बनाते थे कि अब उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी बेरोज़गारी, गरीबी, है ना, ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए अब हमको प्लान इस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक डाटा होता था, है ना, जनसंख्या के। तो यही सब चीज़ें कहने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। और कहता है बेहतरी के लिए भावी योजनाएं तैयार की जाती है ना। यहाँ पे देखिए, भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई। आखिरी जनगणना में पूछे गए कुछ सवालों को अपने शिक्षक की मदद से आप इकट्ठा करें। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप देखते होंगे बहुत सारे विदेशी यात्री आए और उन लोगों ने भारत के बारे में लिखा, है ना। तो उनका लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो इतिहास के संदर्भ में भी लिया जाता है। जैसे उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी सामाजिक स्थिति कैसी थी, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीति कैसा था और धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था हमारे भारत में कैसी थी। तो वो भी एक प्रमाण बन जाता है, उनके माध्यम से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ग्रंथ भी हमारे भारत के लोगों ने लिखा जिसके माध्यम से हम ये सारे चीज़ों का, सारे जो आयाम है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, जानकारी का एक स्रोत मान लेते हैं। यही सी भी चीज़ें कहता है। जैसे आप देखिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में अवश्य सुना होगा, इनकी कई रचनाएं जैसे गबन, गोदान और कफन में एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है। आप देखिए गोदान पढ़ते होंगे तब आपको पता चलता होगा कितना बेहतरीन चीज़ें लिखा, है ना।
प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि मैट्रिकुलेशन में इन्होंने फ़ाइट नहीं किया, लेकिन आईएएस की तैयारी करने वाले इस गोदान को और इनके लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो सोचिए वो कितना मतलब इसमें अपने भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने बौद्धिकता का, इसमें तर्क और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, कितना बेहतर तरीके से, कितने अच्छे सलीके से इन्होंने लिखा होगा, है ना। और यही कहता है कि इसमें क्या है, तत्कालीन उस समय तत्कालीन समाज की जो दशा थी उसके बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहानी, उपन्यास, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म भी बनाते हैं। इन फिल्मों के माध्यम से हम मनोरंजन के रूप में अतीत के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहाँ से हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए, है ना, यहाँ से हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो यहाँ पे देखिए, कहता है कि करीब 200 साल पहले, है ना, करीब 200 साल पहले कैमरे का क्या हुआ, आविष्कार हुआ था, है ना। कब? 200 साल पहले। कहता है यहाँ पे करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था और भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। कब? 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हो गया, है ना। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मुग़ल साम्राज्य के जो अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, है ना, उनका फ़ोटो लिया गया। देखिए अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफ़र कहते हैं, फ़ोटो उपलब्ध है और वह पहला और आखिरी मुग़ल बादशाह हैं जिनका फ़ोटो लिया गया। वह पहला और आखिरी मुग़ल बादशाह था जिसकी फ़ोटो कैमरे से खींची गई थी। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के फ़ोटो बहुत उपयोगी साबित होते हैं, है ना। ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सा बादशाह है ना, जो फ़ोटो लिया गया जब ये यहाँ पे कैमरे का आविष्कार हुआ तो इससे इनका फ़ोटो खींचा गया। वो कौन से बादशाह थे, कौन सा वो पहला और आखिरी बादशाह थे जिनका फ़ोटो आज भी सुरक्षित रखा गया है। तो वहीं अंतिम मुग़ल बादशाह हो जाते हैं बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यही है हमारे अंतिम मुग़ल बादशाह है बहादुर शाह जफ़र, है ना, जिनको भारत की मिट्टी भी नसीब नहीं हो पाती है। आपने अभी तक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जाना। आइए कुछ ऐतिहासिक स्रोतों को विभिन्न समाचार पत्रों, है ना, CID रिपोर्टर एवं पत्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं यही सब चीज़ें हैं उस समय में लिखा गया था, उस समय में ये सब चीज़ें थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन बिहार, है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछा जा सके। देखिए 31 मार्च को, यह 1930-31 की कहानी है ना। 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू छपरा से, बिहार के छपरा से अपनी सभा की शुरुआत की थी, है ना। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सब बिहार में ही मिलेगा। और छपरा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर महमूद एवं करीब 400 कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 9 बजे सुबह से आसपास के इलाकों में करीब 8 गांव में सभाएं की और प्रायः हर जगह लोगों से अहिंसात्मक ढंग से नमक कानून तोड़ने का आग्रह किया। 31 मार्च की रात को बेतिया के लिए रवाना हो गए, है ना, बेतिया के लिए रवाना हो गए और अगले दिन 1 अप्रैल को बेतिया में करीब 20,000 लोगों की सभा को संबोधित किया और बेतिया से कार द्वारा मोतिहारी के लिए रवाना हो गए, है ना। ये क्रम भी याद रखिएगा। वहाँ दोपहर को करीब 10,000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया। हर जगह लोगों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। अपने बिहार भ्रमण के दौरान उन्होंने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण जिलों में लोगों को अंग्रेजी शासन द्वारा प्रतिबंधित नमक कानून तोड़ने के लिए प्रेरित किया। 3 अप्रैल को उन्होंने सारण जिले में चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया, है ना। तो ये भी आपको प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार प्रिपेयर्स फॉर सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। कांग्रेस के झंडे के तले बिहारी संघर्ष के लिए तैयार है। सत्याग्रह इन बिहार हो जाता है। ये सारी चीज़ें मिला हुआ है, बहुत पुराना है इसलिए चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिख पाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1930 की बात है, यहाँ पे बिहार सत्याग्रह समाचार ये पत्र हो जाता है। आपके पास अगर किताबें होगा तो देखिएगा, है ना। ये सारण की कहानी हो जाएगा, ये सैनिकों की भर्ती हो जाता है यहाँ पे। ये मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है ना, दरभंगा हो जाएगा। इसी तरह से लहरिया सराय है, समस्तीपुर है, भागलपुर हो जाता है ना। चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं
आज समाप्ति ही इसको किया जाए। कहता है कि वायसराय के नाम गांधी जी का पत्र है ना, सत्याग्रह आश्रम साबरमती से उन्होंने लिखा था, है ना। और उन्होंने वायसराय को लेटर लिखा, क्या लिखा, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। देखिए कहता है इसमें कि प्रिय मित्र, है ना, गांधी जी लिखते हैं कि प्रिय मित्र, निवेदन है कि इसके पहले मैं सविनय कानून भंग शुरू करूं। शुरू करने पर जिस जोखिम को उठाने के लिए मैं इतने सालों से हिचकिचाता रहा हूं, उसे उठाऊं, इस उम्मीद से मैं आपको यह पत्र लिखने जा रहा हूं कि अगर समझौते का कोई रास्ता निकल सके तो उसके लिए कोशिश कर देखें, है ना। अहिंसा में मेरा विश्वास तो जाहिर ही है, अहिंसा में मेरा विश्वास तो जाहिर ही है, जानबूझकर मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता। तो फिर मनुष्य हिंसा की तो बात ही क्या है। फिर भले ही उन मनुष्यों ने मेरा या जिन्हें मैं अपना समझता हूँ उनका बड़े से बड़ा अहित ही क्यों न किया हो। इसलिए जो भी अंग्रेजी सल्तनत को मैं एक बला मानता हूँ, तो मैं भी यह कभी नहीं चाहता कि एक भी अंग्रेज को या भारत में उपार्जित उसके एक भी उचित हित को किसी तरह का नुकसान पहुँचे। कितनी अच्छी बात है ना। तो मैं फिर किस कारण अंग्रेजी राज्य को शापरूप मानता हूँ। कारण ये है, इस राज्य ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया है कि जिसकी वजह से मुल्क हमेशा के लिए बढ़ते हुए परिणाम में बराबर चूसा जाता रहे। अलावा इसके इस तंत्र को फौजी और दीवानी खर्च इतनी ज़्यादा तबाही करने वाला है कि मुल्क उसे निकाले, है ना। आगे देखते हैं और क्या है। अगर आप न सुनेंगे तो, है ना, क्या कहते हैं यहाँ पे, धमकी वाली बात है ना। लेकिन आप न सुनेंगे तो, लेकिन अगर ऊपर लिखी बुराइयों को दूर करने का कोई इलाज आप ढूंढ निकालेंगे और मेरे इस खत का आप पर कोई असर न होगा, तो इस महीने की 11वीं तारीख को मैं अपने आश्रम के जितने साथियों को ले जा सकूंगा उतने साथियों के साथ नमक संबंधी कानून को तोड़ने के लिए कदम बढ़ाऊंगा। गरीबों के दृष्टि बिंदु से यह कानून मुझे सबसे ज़्यादा अन्यायपूर्ण मालूम हुआ है। आज़ादी की यह लड़ाई खासकर देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए है, अतः यह लड़ाई इस अन्याय के विरोध से ही शुरू किया जाएगा। ये लेटर था वायसराय को, महात्मा गांधी ने लिखा, लेकिन वायसराय ने क्या किया, अनसुनी कर दिया। अंततः इनको नमक कानून भी तोड़ना पड़ा था। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारा लास्ट ही है ये टॉपिक का, फिर अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित है। इनमें से भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। म्यांमार जो तत्कालीन बर्मा कहा जाता है, श्रीलंका जो तत्कालीन सिलोन कहा जाता है, 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र हो गया। ये सब जानना जरूरी है आपको, ठीक है। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। कहता है कि 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया था। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य का गठन हुआ। जो आपसे पूछता है झारखंड का बीपीसी जो है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को, है ना। याद रखिए 15 नवंबर 2000 को बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये सारा चीज़ें देखते हैं। इसमें प्रमंडल जो है यहाँ मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये जो पीला पीला दिख रहा है आपको, है ना, ये स्वतंत्र राज्य हो जाते हैं। और जितनी भी रेड कलर का दिख रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत अपना सत्ता स्थापित किया हुआ था। भारत का राजनीतिक मानचित्र है उस समय की जिस समय भारत पे ब्रिटिश हुकूमत राज कर रहा था, है ना। और ये सारा चीज़ें हैं, यहीं पे आपका समाप्त होता है। इसके बाद प्रश्न हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, उस पर हम लोग बात करते हैं। या अभी ये जो कब, कहाँ और कैसे है, ये हमारा टॉपिक जो है समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम लोग इतिहास में, है ना, अगले टॉपिक के साथ, अलग बिंदु के साथ। तो पढ़ाई करिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है पढ़ना, है ना। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन ही आपको आज के समय में
जिस तरीके से परीक्षा का पैटर्न बदलते जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, और भी बातें हम लोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।